हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक ग्लूकोज से टोटल कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो इस दौरान जो एक ग्लूकोज होता है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, फिर कितना एटीपी मिलने वाला है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस होता है जो है वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में होता है। ठीक है, पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और ये जो है वो टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। समझ में आया? क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट जो है एसिटिल कोएंजाइम में होगा और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। इतना प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोला जाता है और इतना प्रोसेस को इंटरमीडिएट प्रोसेस बोला जाता है। और ये जो पूरा जो साइकिल चलेगा उसको टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। और इन्हीं टोटल इन तीनों प्रोसेस में चलने के बाद एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में आए हैं तो इम्पोर्टेंट चीज आप थोड़ा समझ लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में आए हैं तो इससे पहले ही ग्लाइकोलाइसिस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का जिक्र है इसीलिए अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? ग्लूकोज जो है वो 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था, फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन यहीं पे ही 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर से बनता है आपका डाईएसीटोन से, तो फिर से यहाँ पे आपका पायरुवेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 पायरुवेट मिलता है। ठीक है, 2 पायरुवेट मिलता है, इससे बहुत ही अच्छे से इस चीज को याद रखना। तो आते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस पोर्शन पे। ग्लाइकोलाइसिस पोर्शन में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट होगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और इसमें 1 एटीपी का यूज होता है, मतलब इसमें 1 एटीपी देना पड़ता है, इसको खुद से ही लगाना पड़ता है। इसमें उसको एटीपी मिल नहीं रही है, इसमें एटीपी का यूज हो रहा है। किसमें? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट में। फ्रैक्टोज 6-फास्फेट जो है फ्रैक्टोज 1,6-बाइफास्फेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर से 1 एटीपी क्या होगा? इसमें भी यूज हुआ, तो टोटल कितना हुआ? -2 एटीपी। ठीक है, -2 एटीपी क्यों हुआ? इसमें यूज हो रहा है, उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ से जो रहेगा एल्डिहाइड 3-फास्फेट जो है वो 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फोडीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में और टोटल 6 एटीपी बनाएगा। ठीक है, 6 एटीपी बनाता है, मतलब इसमें क्या होगा? पहले 3 एटीपी बन रहा है। ठीक है, पहले इसका 3 एटीपी बन रहा है, लेकिन 2 साइकिल है, यहाँ से आपका 2 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए 3 एटीपी और क्या हो गया? प्लस हो गया, इसीलिए +6 हो गया इसमें। इसी तरीके से 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फास्फोग्लिसरेट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। इस कंडीशन में आपको 1 एटीपी मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से नहीं है, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, मतलब एक और आके यहाँ पे 1 एटीपी एक और जुड़ेगा, जिससे 2 एटीपी प्रोड्यूस होगा। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? पायरुवेट काइनेज में। फिर से इसमें क्या होगा? 1 एटीपी मिलता है, लेकिन 2 साइकिल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक एटीपी होगा ही, तो 2 और 2 हो गया। तो इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो क्या हो गया? इसमें
-2 हो गया। अब पूरे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 2 बार चल रहा है उसका नीचे का प्रोसेस, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, सभी में जस्ट डबल हो गया। इसमें 3 ATP था तो 6 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ATP होगा। तो इसी 10 को 2 में माइनस करेंगे तो टोटल 8 ATP आएगा। तो यूटिलाइज कितना हुआ है, 2 हुआ है, ठीक है। तो सिंथेसाइज कितना हुआ है, 10 हुआ है। लेकिन नेट ATP अगर हम निकालें तो क्या होगा, हमको लॉस को माइनस करके ही नेट ATP निकालना पड़ेगा। तो 10 - 2 किए तो 8 ATP आ गया है। इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा, ये पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 बार हो रहा है, ठीक है, ये भी 2 बार ही होगा, ठीक, क्योंकि 2 पायरुवेट है तो एसिटिल कोएंजाइम भी 2 बार बनेगा। तो क्या होगा, पायरुवेट जो है एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या होगा, 3 ATP बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस पे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो टोटल 6 ATP होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल की बात चल रही है, इसीलिए 3 ATP ही बस लिखा है। लेकिन अगर दोनों साइकिल को करेंगे तो 6 ATP हो जाएगा, जो आगे हम इस कैलकुलेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 6 ATP मिलेगा, ठीक है। क्या हो गया, इसमें फिर से TCA साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये फिर से एसिटिल कोएंजाइम किस में गया है, ये क्रेब्स साइकिल जिसको TCA साइकिल भी बोला जाता है। इसमें कितना ATP बन रहा है हम उसको देखने वाले हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होगा, आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा और इससे 3 ATP बनता है, 3 ATP मिलता है। कीटोग्लूटरेट जो है वो सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जिससे NADH जो है बनेगा। एक NADH कितना होता है, 3 ATP मिला तो कितना हुआ, 3 ATP यहाँ पे भी मिल रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम जो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और GTP मिलता है, तो एक GTP से एक ATP बनता है। वैसे ही सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एक FADH2 देता है और एक FADH2 से आपको 2 ATP मिलता है। वैसे ही मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा जो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जिससे एक NADH बनेगा, ठीक है, एक NADH बनेगा जिससे 3 ATP मिलता है। तो टोटल अगर हम करेंगे क्या होगा, 3 + 3 6 हो गया, 1 7 हो गया, 2 9 हो गया, 3 कितना हो गया, टोटल 12 ATP हो गया, ठीक है। लेकिन ये 2 प्रोसेस चला है तो इनटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 24 ATP हो जाएगा, ठीक है, 24 ATP हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन चल रहा है, टोटल ATP प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों एरोबिक बोल रहे हैं, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन का प्रोसेस आगे जो है वो नहीं चलेगा। इसलिए एरोबिक कंडीशन में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है उस कंडीशन में होता है। तो क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से आपको 8 ATP मिल गया है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या हो गया, 8 ATP मिल गया है। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप से 3 ATP था, लेकिन वो 2 भाग में, मतलब बोलते हैं ना 2 बार उसका चला है प्रोसेस, ठीक है, 2 बार उसका प्रोसेस चला है, इसीलिए 3 × 2 हो गया है तो क्या हो गया, 6 हो जाएगा। वैसे ही जो क्रेब्स साइकिल है उसे 12 ATP मिला है, लेकिन वो क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है एक ग्लूकोज में, तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 तो 24 हो गया। तो अगर काउंट करेंगे हम तो क्या होगा, 8
6 और 24, तो 8 और 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 24 कितना हो गया, 38 एटीपी मिल जाएगा टोटल। ठीक है, 38 एटीपी मिल जाएगा टोटल। तो आपके एक ग्लूकोज में जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, 8 एटीपी बनेगा आपका। एक ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होने के लिए फिर से पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में 3 एटीपी बनेगा, यहाँ से भी आपका 3 एटीपी बनेगा। फिर ये जो क्रेब्स साइकिल रहेगा इसमें 12 एटीपी बनेगा। ठीक है, ना बनेगा 12 एटीपी बनेगा। कितना बन रहा है यहाँ पे, 8 एटीपी बन रहा है, यहाँ पे 3 एटीपी बन रहा है, यहाँ पे 12 एटीपी बन रहा है। लेकिन यहाँ भी एक और साइकिल चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी 3 एटीपी होगा, यहाँ पे भी 12 एटीपी होगा। तो किस तरीके से क्या हो जाएगा, 8 हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको पहले से ही जोड़ ले इस पूरे साइकिल को तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल में क्या होगा, इंटरमीडिएट से 3 हो गया है और उसके बाद टीसीएस साइकिल से 12 हो गया है, तो 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, और उसी 15 को 2 बार हो रहा है, इसीलिए 15 × 2 30 हो गया। ठीक है, और 30 में अगर आप ग्लाइकोलाइसिस का हो रहा है 8, तो 8 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा। तो एक ग्लूकोज से आपको टोटल कितना मिलता है, 38 एटीपी मिलता है। और ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितना एटीपी यूटिलाइज हुआ है, 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो टोटल एटीपी कितना बना है, ठीक है, इस सिंथेसाइज कितना होगा, 10 एटीपी सिंथेसाइज होगा। लेकिन नेट एटीपी मतलब अगर बोल दिया जाए तो वो जो 2 है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 8 एटीपी हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपका ग्लाइकोलाइसिस से हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोसेस में अगर सिंगल, ठीक है, एक पायरुवेट में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम तो 3 एटीपी देगा। ठीक है, वहीं पे ही एक सिंगल टीसीएस साइकिल में आपको 12 एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसी 3 और 12 को हम जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसी ये साइकिल कितना है, 2 बार चल रहा है ना, पायरुवेट 2 बार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो ग्लूकोज जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो रहता है वो फिर से एक और प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, उससे फिर से वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसलिए 2 साइकिल चलता है। ठीक है, 2 साइकिल चलेगा तो क्या होगा, 2 पायरुवेट होगा, तो 2 पायरुवेट है तो 2 इंटरमीडिएट प्रोसेस होगा, तो 2 बार 3 हो गया। फिर क्या होगा, वो 2 टीसीएस साइकिल चलाएगा तो दोनों में ही 12 हो जाएगा, तो 12 3 15, इधर भी 12 3 15, 15 + 15 30 हो गया। ऊपर का नेट ग्लाइकोलाइसिस में कितना हुआ है, 8 मिला है, तो 8 और 30 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 38 आपका टोटल आ जाएगा एटीपी। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 38 एटीपी आ जाएगा। कैसे आया आपका, ग्लाइकोलाइसिस से 10 को हम -2 किए तो 8 आया। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट में 3 था, लेकिन और क्या है इसमें, टीसीएस साइकिल से 12 एटीपी, दोनों को अगर हम जोड़ दें कितना होगा, 15 हो गया, 15 एटीपी हो गया। और ये 2 बार चल रहा है इसलिए × 2 हो गया, 30 एटीपी हो गया। ठीक है, अब इस 30 को हम 8 से प्लस कर देंगे तो 30 + 8 कितना हो गया, 38 एटीपी हो गया टोटल। तो इस तरीके से आपको पूरा एक ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टोटल एटीपी कितना बन रहा है अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 38 एटीपी आएगा आपका आंसर। और इसी तरीके से आपको सारा का सारा साइकिल भी क्लियर हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से इसको देख लेना है, समझ लेना है, इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।